हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई थिंक आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया से आगे स्टडी वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, इस लेक्चर में हम क्लास 10th का 7th चैप्टर है, जीव जनन कैसे करते हैं, इसके बारे में वो विस्तार से जानेंगे। इसमें जानेंगे सबसे पहले तो जनन है वो क्या होता है और इसका महत्व क्या है। इसके बाद में देखेंगे कि जनन के अंदर वे कौन कौन से अंग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। उन अंगों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और उनके डायग्राम हैं उनको भी समझने की कोशिश है वो करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जनन की डेफिनेशन कि जनन है वो क्या होता है। कि जीवों द्वारा अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया है उसको हम है वो जनन कहते हैं। तो जनन किसे कहते हैं कि जीवों के द्वारा अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया है उसको है वो जनन कहते हैं। और अब देखते हैं जनन है वो क्यों आवश्यक है। तो जनन किसी भी प्रजाति की निरंतरता है उसको बनाए रखने के लिए वो जनन आवश्यक है। मतलब किसी भी जीव है या किसी भी जीव की प्रजाति है उसकी कंटिन्यूटी को बनाए रखने में वो जनन है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा करता है, क्योंकि जनन के द्वारा ही अपने समान है वो नई जीव का है वो विकास है वो होता है। आगे देख लेते हैं जनन का महत्व है। ये जीवों की संख्या है उसको निश्चित बनाए रखने में सहायक होता है। इसके अलावा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक जानकारी को है वो पहुंचाने का कार्य है वो जनन के द्वारा ही किया जाता है। जनन के दौरान होने वाले डीएनए में परिवर्तन से विविधता उत्पन्न होती है। यदि पर्यावरण बदलता है तो विविधताएं जीवों के जीवित रहने में वो मदद करती है। जनन का महत्व क्या हो गया कि किसी भी प्रजाति की निरंतरता है उसको बनाए रखने में वो जनन आवश्यक है। इसके अलावा विविधता उत्पन्न करने में भी यह जनन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उसके अंदर है उत्परिवर्तन की गुण है वो पाया जाता है अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत। इसके अलावा जीवों में आनुवंशिक जानकारी है वो डीएनए के द्वारा है वो एक जीव से दूसरे जीव में पीढ़ी दर पीढ़ी है वो पहुंचाई जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं कि जनन के अंदर डीएनए प्रतिलिपि और क्या है और उसका महत्व क्या है। तो जनन के समय कोशिकाओं में उपस्थित डीएनए की प्रतिलिपियाँ वो बनाई जाती हैं। प्रतिलिपि बनाते समय कभी कभी छोटी छोटी त्रुटियाँ हो जाती हैं और इन त्रुटियों के कारण है वो एक नई जाति या उस जाति के अंदर विविधता उत्पन्न हो जाती है और विविधता के फलस्वरूप है वो एक नई जातियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो आप इस प्रकार याद रख सकते हैं कि डीएनए प्रतिलिपिकरण के अंदर है वो छोटे छोटे परिवर्तन हो जाते हैं जिसके कारण है वो विविधता उत्पन्न हो जाती है या इसके अंदर परिवर्तन आ जाता है और उसके फलस्वरूप है वो प्रजातियों में विभिन्न प्रकार के डिफरेंस छोटे मोटे आ जाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप एक नई जाति का है उद्भव है वो हो जाता है। अब देख लेते हैं कि जनन के टाइप्स। तो जनन है मुख्यतः वो दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम इनके बारे में वो बेसिक डिफरेंस है उनको बारे में जान लेते हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनके अंदर है वो एक ही जनक है वो भाग में लेता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनके अंदर दो जनक है वो अपने आनुवंशिक सामग्री को प्रदान करके इसमें योगदान देते हैं। तो एक सेक्सुअल में तो एक ही जनक है वो भाग लेता है, जबकि सेक्सुअल के अंदर है वो दो जनक भाग में लेते हैं। ए सेक्सुअल में युग्मक बनाने की आवश्यकता वो नहीं होती है, जबकि सेक्सुअल के अंदर नर और मादा दो युग्मक हैं वो भाग लेते हैं। असेक्सुअल में संतान है वो जनक के समान होती है, एकदम हुब टू हुब होती है, इसके अंदर वो कोई परिवर्तन है वो नहीं होती है। जबकि सेक्सुअल के अंदर वो निषेधन होता है और निषेधन के परिणाम स्वरूप युग्मनज उत्पन्न होता है और युग्मनज के परिणाम स्वरूप है वो थोड़ी बहुत है विविधता आ जाती है, जिसके कारण वो एक मतलब जनक के समान है वो नहीं होती, थोड़ा बहुत है वो डिफरेंस आ सकता है। ये सेक्सुअल है वो प्रक्रिया तेज गति से होती है, जबकि सेक्सुअल है उसके अंदर विविधता आने के कारण वो थोड़ी धीमे होती है, मतलब इनमें और टाइम लगता है। तो सेक्सुअल और असेक्सुअल के बीच में डिफरेंस एक बार वापस देख लेते हैं कि एक सेक्सुअल है इनके अंदर एक ही जनक भाग लेता है, जबकि सेक्सुअल के अंदर है दो युग्मक या दो जनक है वो भाग में लेते हैं। एक सेक्सुअल इनमें युग्मक बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सेक्सुअल के अंदर नर और मादा दो युग्मक होते हैं, इनके निर्माण की आवश्यकता होती है। और ये सेक्सुअल है इनके अंदर मतलब संतान होती है वो जनक के एकदम हुब टू हुब होती है, जबकि सेक्सुअल के अंदर है वो संतान होती हैं वो जनक के हुब टू सेम नहीं होती, उसके अंदर थोड़ा बहुत है वो डिफरेंस है वो आ सकता है उत्परिवर्तन के कारण। उस उत्परिवर्तन है वो रासायनिक हो सकता है या फिर प्राकृतिक हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल है वो हो सकता है। और ए सेक्सुअल की बात करें तो तेज़ गति से होता है, जबकि सेक्सुअल है वो थोड़ी धीमी गति से होता है और इसमें वो टाइम लगता है ज़्यादा। अब देख लेते हैं
ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा विस्तार से और इनके विभिन्न प्रकारों के बारे में वो आगे अध्ययन कर लेंगे और उनके उदाहरणों को भी हैं वो याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सेक्सुअल है, इनके विभिन्न प्रकारों की परिभाषा या फिर उदाहरण है वो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सेक्सुअल में वो केवल एक जनक भाग लेता है और इनके अंदर युग्मक का निर्माण वो नहीं होता और निषेचन की प्रक्रिया वो भी नहीं पाई जाती हैं। संतानें होती हैं वो जनक के समान होती हैं, परंतु इनमें थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, मतलब माइनर चेंजेज होता है, इतना ज़्यादा चेंजेज हैं वो नहीं पाया जाता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनके अंदर है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वो आ सकता है। ये प्रक्रिया सरल और तेज़ गति से होती है। अब देख लेते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। तो इसमें लगभग 7 प्रकार दिए रखे अपने एग्जाम के, अपने मतलब बुक के अंदर, इन्हीं में से वो अपने एग्जाम में वो पूछे जाएंगे। सबसे पहले हैं द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन, खंडन, पुनर्जनन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन। अब एक एक करके इन सबको हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं द्विखंडन या बाइनरी फिजन है वो क्या होता है। तो इस विधि में जनक एक कोशिका से 2 लगभग समान कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। मतलब इसमें एक कोशिका होती है, एक कोशिका जीव होता है, इनके अंदर है और एक समान विभाजन होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण है हो जाता है और उनसे 2 नए जीवों का निर्माण हो जाता है। उदाहरण के तौर पर हम अमीबा और बैक्टीरिया हैं, इनको देख सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम से वो दिखा रखा है कि अमीबा है, इसके अंदर सबसे पहले वो केंद्रक है, इस केंद्रक में वो डिवीजन होता है और इसके परिणाम स्वरूप 2 केंद्रकों का वो निर्माण हो जाता है और फिर इन दोनों केंद्रों के बीच में वो कोशिका झिल्ली का निर्माण होकर 2 पृथक नए जीवों या नए अमीबाओं का निर्माण हो जाता है। तो द्विखंडन के अंदर क्या होता है कि अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप एक कोशिकाएँ वो 2 समान कोशिका में विभाजित हो जाती हैं और उदाहरण के तौर पर अमीबा और बैक्टीरिया हो जाएंगे। अब देख लेते हैं बहुखंडन, मल्टीपल फ्यूजन या फिजन। इस विधि में जनक कोशिका के अंदर कई केंद्रक बन जाते हैं और बाद में कोशिका फट कर अनेक संतति का निर्माण है वो कर देती है। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरिया का परजीवी है। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक जनक है, उसके अंदर जो केंद्रक होता है उसके अंदर एक साथ में वो कई सारे विभाजन होकर एक से अधिक केंद्रों का वो निर्माण कर लेती है और बाद में ये इसकी कोशिका झिल्ली होती है वो फट जाती है और प्रत्येक केंद्र के चारों ओर एक नई कोशिका झिल्ली का निर्माण करके पृथक नए जीवों का निर्माण है वो कर लेती है। आप यहाँ कर डायग्राम से देख सकते हो कि प्लाज्मोडियम का एक कोशिका है, इसमें के अंदर पहले केंद्रों को विभिन्न प्रकार के विभाजन होते हैं जिसके कारण बहुत से केंद्रक बन जाते हैं और उसके अंदर है वो बाद में कोशिका फटती हैं और प्रत्येक केंद्र के चारों ओर कोशिका झिल्ली वो बन जाती हैं और नई एक प्लाज्मोडियम जीव का वो निर्माण है हो जाता है। तो बहुखंडन के अंदर क्या हो जाएगा कि एक जनक से कई संतति का है वो निर्माण हो जाता है, इसे हम बहुखंडन कहते हैं। इसके बाद में है मुकुलन, बडिंग। इसके अंदर है जनक के शरीर पर एक छोटा मुकुल यानी कली निकलती है जो बड़ा होकर अलग हो जाता है और नए जीव का है वो निर्माण कर लेता है। तो मुकुलन के अंदर आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर ईस्ट और हाइड्रा के अंदर वो पाई जाती हैं। जैसे कि ईस्ट के अंदर है पहले ये छोटा मुकुल या कली का है वो निर्माण होता है, बाद में ये आगे बढ़ते हुए काफ़ी बड़े आकार का हो जाता है और बाद में यह पृथक होकर एक नया ईस्ट का है वो निर्माण कर लेता है। मतलब कोई भी जीव है, उदाहरण के तौर पर ईस्ट या फिर हाइड्रा, इनके अंदर है वो पहले मुकुलन की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एक छोटी सी कली का निर्माण होता है और बाद में एक कली बड़ी होती हुई एक नए जीव का वो निर्माण है वो कर लेती हैं। तो मुकुलन का उदाहरण क्या हो गया, ईस्ट और हाइड्रा। आगे देख लेते हैं खंडन, फ्रेगमेंटेशन, कि जनक का शरीर कई खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़े से वो एक नए जीव का निर्माण है हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम खंडन कह देते हैं। उदाहरण के लिए स्पाइरोगायरा। इसके अंदर क्या होता है कि जनक के शरीर है उसके अंदर है वो कई टुकड़े हो जाते हैं और प्रत्येक टुकड़े से एक नया जीव का निर्माण हो जाता है, इसे हम खंडन है वो कह देते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हो जाएगा स्पाइरोगायरा। आगे देख लेते हैं पुनर्जनन, रीजनरेशन। कुछ जीवों के कटे हुए भाग से पूरा नए जीव का निर्माण बनने की क्षमता में पाई जाती हैं, इसको यहाँ पुनर्जनन कहते हैं। उदाहरण के लिए प्लेनेरिया है, स्टारफिश है, इनके अंदर है वो पुनर्जनन की क्षमता में पाई जाती है। तो पुनर्जनन क्या हो गया कि कटे हुए भाग से पूरा नए जीव बनने की क्षमता है, उसको पुनर्जनन कहते हैं। और उदाहरण के लिए यहाँ पर प्लेनेरिया है, स्टारफिश है, ये हो गया कि प्लेनेरिया स्टारफिश को मतलब बीच में से काट दें कहीं से भी और इसके 2 भाग
बन जाते हैं। तो इन प्रत्येक 2 भागों से है वो एक नए जीव का है वो निर्माण हो जाता है, यानी नए प्लेन एरिया का निर्माण है हो जाता है। तो पुनर्जनन के उदाहरण कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया प्लेन एरिया और एक हो गया स्टारफिश। आगे देख लेते हैं बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन। कुछ जीव विशेष संरचनाएं में बीजाणु बनाते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षित रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियों पर नया जीव का निर्माण है वो कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर राइजोपस है, फर्न है, इनके अंदर वो बीजाणु निर्माण होता है। कि क्या होता है कि कुछ जीव होते हैं जो विशेष संरचनाओं में बीजाणु बनाते हैं जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षित रहते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर वे नए जीव का निर्माण है वो कर देते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर है वो बीजाणु का निर्माण है वो किया जाता है और अनुकूल परिस्थिति आने पर वापस है वो नए जीव का निर्माण है वो कर दिया जाता है। तो यहाँ उदाहरण क्या हो जाएगा? एक तो राइजोपस हो जाएगा और एक है फर्न हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं लास्ट में कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में आप जानते हैं कि ये केवल है और केवल है पौधों के अंदर पाया जाता है और इसमें कायिक भाग यानी जड़, तना, पत्ती हैं, ये भाग में ये काम में आते हैं। तो पौधे के जड़, तना, पत्ती जैसे कायिक भागों से नए पौधा बनता है तो उसको आपका कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर है वो आलू में है वो कायिक प्रवर्धन तने के द्वारा है, गन्ना में भी तने के द्वारा है। इसके अलावा ब्रायोफिलम इसमें पत्ती के द्वारा और शकरकंद है इनके अंदर है वो जड़ के द्वारा है वो होता है। यहाँ कायिक प्रवर्धन के लाभ दे रखे हैं कि ये कम समय में अधिक पौधे हैं तैयार किए जा सकते हैं। तो कायिक प्रवर्धन के क्या लाभ हो गए? कम समय में अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं। इसके अलावा पौधे वो जल्दी बड़े होते हैं और वांछित गुणों वाले पौधे मिलते हैं और बीज न बनने वाले पौधों में भी यह कायिक प्रवर्धन करके नए पौधे का निर्माण है वो किया जा सकता है। तो कायिक प्रवर्धन के लाभ क्या हो गए कि कम समय में अधिक पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं और पौधे हैं वो बड़ी जल्दी से बड़े हो जाते हैं और वांछित गुण हैं उनको आगे बढ़ाया जा सकता है और बीज ना बढ़ने वाले पौधे होते हैं उनके अंदर कायिक प्रवर्धन करके नए पौधे का निर्माण है वो किया जा सकता है। तो आई थिंक आपको अलैंगिक जनन है वो समझ में आ गया हो गया कि इसमें एक ही जनक है वो भाग लेता है और निषेचन की प्रक्रिया वो नहीं पाई जाती और युग्मक का निर्माण भी नहीं होता है और संतानों के समान ही मतलब जनक के समान ही संतानें बनती हैं और प्रक्रिया वो सरल और तेज गति से होती है और इनके अंदर विभिन्न प्रकार के हैं वो भाग मतलब विभिन्न प्रकार के आई थिंक आपको अलैंगिक जनन या एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर एक ही जनक है वो भाग लेता है, युग्मकों के निर्माण की क्रिया वो नहीं पाई जाती और निषेचन की प्रक्रिया भी नहीं होती और ये संतानें वो जनकों के समान ही होती हैं और ये प्रक्रिया सरल और तेज गति से होती है। और इनके विभिन्न प्रकारों की बात करें तो द्विखंडन है, बहुखंडन है, मुकुलन है, खंडन है, पुनर्जनन है, बीजाणु निर्माण है और कायिक प्रवर्धन है। सबसे पहले हम द्विखंडन की बात करें तो इसमें एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए अमीबा, बैक्टीरिया हो जाएंगे। बहुखंडन की बात करें तो एक कोशिका से 1 से अधिक कोशिकाओं का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें मुकुलन की तो एक मुकुल या कली के समान संरचना बनती है जो आगे बड़ी होकर इससे अलग हो जाती हैं और उदाहरण हो जाएगा हाइड्रा और ईस्ट हो जाएगा। इसके बाद खंडन की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर उदाहरण स्पायरोगायरा हो जाएगा। पुनर्जनन की बात करें तो प्लेन एरिया और स्टारफिश हो जाएगा और बीजाणु निर्माण की बात करें तो राइजोपस और फर्न हो जाएगा। और कायिक प्रवर्धन के अंदर जड़ है, तना है, पत्ती है, इनके द्वारा एक नए पादप का है वो निर्माण किया जाता है। कायिक प्रवर्धन के लाभ की बात करें तो कम समय में अधिक पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा पौधे वो जल्दी बड़े होते हैं और वांछित गुणों को है आगे संतान में वो लाया जा सकता है और बीज न बनने वाले पौधे भी उगाए जा सकते हैं। आगे देख लेते हैं लैंगिक जनन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, कि इनमें सामान्यतः 2 जनक हैं वो भाग लेते हैं, नर और मादा जनक। इन नर और मादा जनकों के द्वारा युग्मकों का निर्माण किया जाता है और इन युग्मकों में निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा आगे युग्मनज बनाया जाता है, जाइगोट का निर्माण किया जाता है और जाइगोट आगे डिवाइड होकर भ्रूण का निर्माण बनता है और भ्रूण आगे चलकर वो नए जीव का निर्माण है करता है। यहाँ फ्लो डायग्राम से समझ सकते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक होता है, इनके अंदर निषेचन की प्रक्रिया है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो पाई जाती है। इसके परिणाम स्वरूप है जाइगोट का निर्माण किया जाता है। जाइगोट आगे एम्ब्रियो का निर्माण करता है, एम्ब्रियो के आगे फर्दर है वो डिवीजन होके नए जीव का वो निर्माण है वो कर दिया जाता है। तो लैंगिक जनन इनके अंदर 2 जनक भाग में लेते हैं और ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल प्रकृति की होती है और तथा इसमें समय भी अधिक लगता है और इसके अंदर विविधता अधिक आती है और ये
संतानें हैं वो जनकों के हूबहू नहीं होती हैं, इनके अंदर थोड़ी बहुत डिफरेंस आ जाता है। सके हम देख लेते हैं पादपों के अंदर हैं वो निषेचन की प्रक्रियाएं हैं वो किस प्रकार होती हैं, मतलब इनके अंदर वो जनन की प्रक्रिया वो किस प्रकार होती हैं। तो इनके अंदर जनन की प्रक्रिया पुष्प या फूल के अंदर है वो पाई जाती हैं। और पुष्प या फूल के अंदर जनन अंगों की बात करें तो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पुंकेसर जिसे नर जनन अंग कहते हैं, और एक होता है स्त्री केसर जिसे हम मादा जनन अंग कहते हैं। पुंकेसर है आगे दो भागों में बटा होता है, प्रागकोश और पुतंतु। प्रागकोश है इसके अंदर है वो प्राकण बनते हैं, और पुतंतु है ये प्रागकोश को है पुष्पासन से जोड़ने का काम है वो करता है। तो पुंकेसर का आप डायग्राम देख सकते हो, सबसे ऊपर है वो गोल संरचना पाई जाती है जिसको हम परागकोश कहते हैं। इसके अंदर परागकणों का निर्माण होता है, और इसके बाद में ये पुतंतु, ये तंतु पाया जाता है जो कि परागकोश को पुष्प से जोड़ने का काम है वो करता है। सेकंड बात करें स्त्री केसर या मादा जनन अंग, तो इसके तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र हैं जो कि आगे प्लेट नुमा संरचना पाई जाती हैं जो कि परागकणों को ग्रहण करने का काम है वो करती हैं। इसके बाद है वर्तिका जो कि एक लंबी नली के समान संरचना पाई जाती है जो कि वर्तिकाग्र को अंडाशय से वह जोड़ने का काम करती हैं। और लास्ट में अंडाशय जिसके अंदर वह बीजांड पाए जाते हैं। तो पुंकेसर के कौन कौन से भाग हो गए, परागकोश और तंतु, और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इसके बाद में बाहर की ओर है वो दलपुंज और बाह्य दलपुंज है वो पाए जाते हैं। पुष्प के भागों की बात करें तो जो कि हैं वो जनन के अंदर वो भाग नहीं लेते हैं, जनन के अंदर सिर्फ दो ही भाग लेते हैं, एक तो स्त्री केसर और एक पुंकेसर। अब बात करते हैं परागगण के बारे में यानी पॉलिनेशन के बारे में। तो परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया वो परागगण कहलाती हैं या पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब पॉलिनेशन क्या होगी कि परागकणों का अंकुरित होकर पराग नली के माध्यम से बीजांड में प्रवेश करना, इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। और परागण की प्रक्रिया वो दो प्रकार की होती है, एक तो स्व परागण होता है सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है परक परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। यदि इसकी बात करें स्व परागण की, तो एक ही फूल के परागण उसके अपने ही वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो उसे स्व परागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर गेहूँ है, चावल है, मटर है, ये सब सेल्फ पॉलिनेशन के उदाहरण हो जाएंगे। तो एक ही फूल है उसके पुंकेसर में बना परागण है वो उसी फूल के वर्तिकाग्र पर है अंकुरित हो जाता है, तो उसे स्व परागण या सेल्फ पॉलिनेशन कह देते हैं। और उदाहरण के तौर पर गेहूँ, चावल, मटर हो जाएगा। और पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो एक पौधे के फूल के परागण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं और वहाँ पर अंकुरित होते हैं, तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मक्का है, सेब है, सरसों है, पपीता है, ये सब है क्रॉस पॉलिनेशन के उदाहरण हैं हो जाएंगे। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो गया कि एक पौधे के फूल के परागण है और दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और वहाँ पर है वो आगे की प्रक्रिया अपनाते हैं, तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कह देंगे। और उदाहरण है यहाँ पर मक्का है, सेब है, सरसों है, पपीता हो जाएंगे। अब देख लेते हैं कि परागण में सहायक कारक है वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं वायु, इसके अलावा जल, कीट पतंग, पक्षी और अन्य जीव जैसे कि घोंघा वगैरह है या फिर सांप वगैरह, इनके द्वारा भी है वो परागण की प्रक्रिया वो की जाती है। परागण क्या हो गया कि पुष्प के परागकोश में निर्मित परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया है उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो इसमें सहायक कारक कौन कौन से हो गए, वायु, जल, कीट पतंग, पक्षी और अन्य जीव, घोंघा है, सर्प वगैरह है। परागण की क्रिया के बाद में है वो निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। आगे देखते हैं निषेचन क्या होता है यानी फर्टिलाइजेशन। तो वर्तिकाग्र पर पहुंचा परागण अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होकर पराग नलिका का निर्माण है वो करता है, और पराग नलिका वर्तिका के अंदर से होकर अंडाशय में स्थित बीजांड तक पहुंचती है, और यहाँ नर युग्मक और मादा युग्मक संलयन की क्रिया करते हैं जिसको हमें निषेचन कह देते हैं। तो निषेचन की प्रक्रिया क्या होगी कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया उसको हमें निषेचन कहते हैं, जिसमें सबसे पहले परागकोश पर निर्मित परागकण है वो पॉलिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा वर्तिकाग्र पर आता है, और वर्तिकाग्र पर आने के बाद में वो अंकुरित होकर पराग नली का निर्माण करके वर्तिका के माध्यम से वो बीजांड तक प्रवेश करता है, और बीजांड के अंदर है वो नर युग्मक और मादा युग्मक के दोनों आपस में क्रिया करके निषेचन के द्वारा वो भ्रूण का निर्माण है वो करते हैं। अब यहाँ पर डायग्राम से देख सकते हो कि
परागण है वो पॉलिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा वर्तिकाग्र पर आ जाता है। बाद में यहाँ पर अंकुरित होता है और पराग नलिका का निर्माण है वो कर देता है। और पराग नलिका आगे अंडाशय में जाती है और अंडाशय में नर युग्मक और मादा युग्मक अंडाशय से आगे वो बीजांड में प्रवेश करती है और बीजांड में नर युग्मक और मादा युग्मक हैं वो संलयन की प्रक्रिया के द्वारा निषेचन करते हैं और निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज या जाइगोट का निर्माण वो कर देते हैं। आगे देखते हैं इनका भविष्य या जाइगोट से वो क्या बनते हैं, इनके बारे में आगे देख लेते हैं। तो बीज और फल के निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है कि निषेचन के बाद में फूल में कई परिवर्तन होते हैं। बीजांड होते हैं वो आगे बीज में बदल जाता है, अंडाशय होता है आगे फल में बदल जाता है, युग्मनज होता है आगे भ्रूण में बदल जाता है और अन्य भाग जैसे पंखुड़ियाँ हैं, दल हैं, बाह्य दल हैं, ये सब मुरझा कर वो गिर जाते हैं। तो पंखुड़ियाँ हैं, बाह्य दल है, दल है, ये सब मुरझा कर गिर जाते हैं। युग्मनज है वो आगे भ्रूण में बदल जाता है, अंडाशय है वो फल में और बीजांड है वो आगे बीज में है वो बदल जाता है। आगे यहाँ पर कायिक प्रवर्धन है, इनके उदाहरण भी दे रखे हैं कि तने के द्वारा आलू है, गन्ना है, अदरक है, प्याज है, लहसुन है, इनके अंदर कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया वो तने के द्वारा पाई जाती हैं। पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया बायोफिल्म के अंदर पाई जाती हैं और जड़ के द्वारा वो शकरकंद है, गाजर है, डेलिया है, इन सब के अंदर है वो जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया वो पाई जाती है। अब यहाँ डायग्राम से भी देख सकते हैं कि आलू हैं, इनके अंदर कंद का निर्माण होता है, गन्ना है, अदरक है, प्याज है, लहसुन है, इन सब के अंदर है वो तने के द्वारा बायोफिल्म है, इनके द्वारा इनमें वो पत्ती के द्वारा और शकरकंद है, गाजर है, डेलिया, इनके द्वारा वो जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया में अपनाई जाती है।